कक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का बेहद स्वागत है, जहां आप मेरे यानी कि अपूर्वा राजपूत के साथ मिलकर कवर कर रहे हो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। आप में से जितने भी छात्र हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे एनवायरमेंट इकोलॉजी से सवाल आते हैं, तो उनके लिए आज की क्लास सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं कि यूपीएससी 2025 जो है अब उसमें केवल कुछ दिन बचे हैं। इसके अलावा अगर आप 2026, 2027, 2028 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हमेशा ही अनिवार्य रहने वाला है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य। अब आप देख सकते हो कि जो 2025 वाले हैं उनको आज की क्लास को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पेपर में कुछ दिन रहे हैं और यह समय है एक क्विक रिवीजन का। और जो भी लोग 2027, 28, 29, 30, 26 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कोरल रीफ बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल रीफ के बारे में समझना। क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेट मी चेक कि तुम्हारे पेपर में कुछ दिन, चलो दिख तो रही हूं, सुनाई भी दे रही हूं। हाय विश कन्या, क्या नाम है? हाय पिंकी, एसपी, मानसी, शुभ मिश्रा, निशा और भी जितने भी लर्नर्स हैं, हेलो जी, हेलो। सो अब बात करते हैं अपन कोरल रीफ्स की। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है यूपीएससी को बड़ा अच्छा लगता है। देखो पहले तो मेंस का एक प्रश्न देखो। यहां पे एक प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरण के साथ आकलन करो। एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जांपल। यूपीएससी मेंस ये प्रश्न पूछ चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले भी ऐसे और भी प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में भी इससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है पर्यावरण और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। और कोरल रीफ तो वो है जो जैव विविधता के लिए सबसे बड़े आश्रय के रूप में काम करता है। यहां पे अलग अलग प्रजाति के जो जीव हैं वे आश्रय प्राप्त करते हैं। अब जहां तक कहानी है जलवायु परिवर्तन की, तो ये इसी इंपॉर्टेंट कोरल रीफ को नष्ट कर रहा है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन में भी ये टॉपिक आ गया और इसके लिए करंट अफेयर्स में तो फिर ये घूमता ही रहता है। अब जब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले मैं आपको बेसिक्स वाले ये चीजें पढ़ाती हूं कि भैया इन्वायरमेंट का अर्थ है, इकोलॉजी किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर हम लोग आते हैं बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक पे, तो इसी बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में हमें मैंग्रोव, कोरल रीफ ये सब पढ़ना होता है। तो अब कोरल रीफ से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं, और अगर आप कोई स्टेट पीएससी या फिर कोई दूसरा प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं तो वहां पर भी कोरल रीफ से प्रश्न पूछा जाना लाजमी है। अब सबसे पहली बात, कोरल रीफ आपके मोबाइल में आपने कई बार वॉलपेपर में ऐसी फोटोज देखी होंगी, आपको पता भी नहीं होता कि ये फोटोज असल में कोरल्स की ही होती हैं। कोरल्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन ये कोरल्स असल में होते क्या हैं? यहां पे हम लोग बहुत देर से एक शब्द उपयोग कर रहे हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ, जिसको शुद्ध हिंदी में मैं बोल सकती हूं, कोरल का शुद्ध हिंदी है प्रवाल भित्ति। अंग्रेजी में कोरल रीफ कहते हैं, हिंदी में प्रवाल भित्ति। अभी क्या हुआ है, देखो जी, आसान सी भाषा में जो कोरल है ना, कोरल ये एक जीव है, जीव। हाँ जीव है, पर कुत्ता बिल्ली जैसा जीव नहीं है। ये अकशेरुकी जीव है। अकशेरुकी जीव मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो कोरल एक अकशेरुकी जीव है, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। अब ये जो कोरल होते हैं ना, ये झुंड में रहते हैं और ये पॉलिप्स बनाते हैं। सो कोरल समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये चूना प्रधान पॉलिप जीव होते हैं। तो कोरल क्या हो गया, एक छोटा सा जीव हो गया। अब ये जो कोरल्स होते हैं ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो खाना बनाना नहीं आता, जैसे तुम्हें नहीं आता। अभी क्या होता है ना, अपने यहाँ तो स्विगी है, जोमेटो है, अपन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब कोरल्स के पास ना ये सुविधा है नहीं।
तो कोरल्स क्या करते हैं, वो किसी के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं। वो किसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एक शैवाल, एक एल्गी के साथ सहजीवी संबंध। जो प्रवाल हैं वो क्या करते हैं, वो एक एल्गी के साथ, वो एक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। उस शैवाल का नाम क्या है, नोट कर लो, ज़ूज़ैंथले। ज़ूज़ैंथले ये एक शैवाल है, एल्गी है। तो ये जो कोरल्स होते हैं ना, इनके ऊतकों में, इनके टिश्यूज में, इन कोरल्स के भीतर यहां पे शैवाल घुस जाते हैं। क्यों, शैवाल के पास रहने के लिए घर नहीं था और कोरल्स को खाना बनाते नहीं बन रहा था, तो इन दोनों ने मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया और इसे कहते हैं परफेक्ट कपल, मेड फॉर ईच अदर। मतलब कि यहां पे ये जो शैवाल हैं ये क्या करते हैं, ये जो ज़ूज़ैंथले हैं ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से इनको पोषण देते हैं, किनको, कोरल्स को। और उसी की वजह से ये जो कोरल्स हैं ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, अलग अलग रंगों के दिखते हैं। तो कोरल्स जो हैं वो हमेशा किसके साथ रहते हैं, कोरल सहजीवी संबंध में रहते हैं। किसके साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, ज़ूज़ैंथले शैवाल के साथ। ठीक है, ज़ूज़ैंथले शैवाल के साथ। अब ना एक कहानी है, मैंने आपको अभी कोरल के बारे में बताया, प्रवाल के बारे में बताया, पर टॉपिक क्या है, कोरल रीफ। तो ये रीफ क्या है, तो रीफ चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक कंकाल जैसी ऊंची सी लंबी सी संरचना है। अभी ये रीफ कैसे बनती है, जैसे मधुमक्खी छत्ता बनावट है, शहद छोड़ती है, वैसे जो कोरल्स है ना ये चूना प्रधान जीव होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। और इनके कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, इनके कैल्शियम कार्बोनेट से रीफ बनती है, एक ऐसी संरचना बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोल रहे हैं रीफ। आया समझ में? गुड आफ्टरनून तमन्ना। देखो SRK कह रहे हैं मैम की वीडियो लाइक कर दो, क्या बात बोल रहे हो, बस वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अब आप देख सकते हो कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कोरल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कोरल्स अपने से कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, उससे रीफ बनती है, उसको बोलते हैं भित्ति हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में रीफ कहते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जितने भी कोरल्स हैं वो सब रीफ बनाते हैं, नहीं, ये गलतफहमी होती है आप लोग की कि जितने भी कोरल हैं वो रीफ बनाएंगे। सारे कोरल रीफ नहीं बनाते, कुछ होते हैं सॉफ्ट कोरल और कुछ होते हैं हार्ड कोरल। तो जो सॉफ्ट कोरल होते हैं ना वो रीफ का निर्माण नहीं करते। सॉफ्ट कोरल ऐसी प्रजातियां हैं जो कोरल रीफ का निर्माण करने के लिए जरूरी कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन नहीं करते। सॉफ्ट कोरल वो होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन नहीं करते, रीफ नहीं बनाते। जबकि हार्ड कोरल वो होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करके रीफ का निर्माण करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? अभी जो अपन ने पढ़ा, जो मैंने बोला वो समझ में आया? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? बोला कि कोरल क्या है, जिसे हम हिंदी में प्रवाल भी कह रहे हैं, ये एक जीव है, ये एक जीव है जो झुंड में रहता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पॉलिप जीव है। अब ये जो कोरल्स होते हैं इनके बारे में हमने आगे क्या देखा कि ये जो पॉलिप जीव हैं ये एक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। उस शैवाल का नाम क्या है, ज़ूज़ैंथली, ज़ूज़ैंथले शैवाल, ये उसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। अब ज़ूज़ैंथले नामक जो शैवाल है ये उसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, इसलिए इनको इनका रंग मिलता है। ठीक, फिर हमने देखा कि यही जो कोरल है ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की, मतलब चूना पत्थर की रीफ बनाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की रीफ का निर्माण करते हैं, मतलब एक भित्ति बनाते हैं, ऐसी कड़क सी संरचना बनाते हैं, उसी पर फिर आने वाले और जो नए कोरल हैं वो रहते हैं।
जैसे शुरुआत में ये किसी भी ठोस संरचना के ऊपर चिपक के रहते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी रीफ बनने लगती है तो ये रीफ पर रहते हैं। ठीक, जब कोरल मर जाएंगे तो भी ये रीफ रहेगी। इतनी चीजें अभी तक समझ में आई हैं, इतनी चीजें क्लियर हैं, तो क्लास को एक लाइक कर दो। इतनी चीजें समझ में आई। जो थोड़ा सा लेट आया है वो क्लास को एक बार और देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो रहेगी। चलो अब देखो, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, तो इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी में हमने ये समझा कि एक होते हैं सॉफ्ट कोरल और एक होते हैं हार्ड कोरल। एक होते हैं सॉफ्ट कोरल और एक होते हैं हार्ड कोरल। तो जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो रीफ नहीं बनाते, वो रीफ नहीं बनाते, केवल हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं, केवल हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। इतनी चीजें समझ में आई। चलो अब चलते हैं आगे। ये जो हमारे कोरल रीफ है ना, इनके बारे में हमको समझ में आ गया कि भाई ये समुद्रों में रहने वाले जीव हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बना रहे हैं, जूजेंथली शैवाल के साथ रह रहे हैं। अब ना इनकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कोरल्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है, मतलब कि मरीन रेन फॉरेस्ट। मरीन रेन फॉरेस्ट। अब ये रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन जो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झड़ाते, ऐसा नहीं कि पत्तियां नहीं झड़ाते, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झड़ाते। एंड ये जो होते हैं ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं वर्षावन जहां बहुत पानी है, उनको वर्षावन बोलते हैं। जैसे ब्राजील में है अपने, है ना, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट। तो कोरल रीफ को समुद्री वर्षावन क्यों बोला जाता है? क्या होता है ना, जब किसी में किसी दूसरे जैसी कुछ क्वालिटी होती है तो उसे कहा जाता है कि तुम तो बिल्कुल उसके जैसे हो। जैसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई तुम बिल्कुल चंद्रमा जैसी दिख रही हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चंद्रमा की सारी क्वालिटी है, भाई चंद्रमा की कुछ क्वालिटी होंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारे कोरल्स हैं इन्हें समुद्री वर्षावन क्यों कहते हैं? इन्हें समुद्री वर्षावन कहने का तात्पर्य यह है, इन्हें समुद्री वर्षावन कहने का उद्देश्य यह है कि इनमें बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इनमें बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, विविध प्रकार के जीव जंतु यहां पर मिलते हैं। किसमें? समुद्री वर्षावनों में। वो किसमें? कोरल रीफ में। समुद्री वर्षावनों में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं जमीन पे, वैसे ही कोरल रीफ में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। कुछ समझ में आया? जैसे रेन फॉरेस्ट की एक विशेषता है कि वहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, वैसे ही कोरल रीफ की भी एक विशेषता है कि वहां पे अलग अलग प्रकार के समुद्री जीव आश्रय प्राप्त करते हैं। इसीलिए कोरल रीफ को समुद्री वर्षावन कहते हैं। डन। चल आप समझो आगे की कहानी। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि ये जो कोरल रीफ है ये मिलती कहां है। सबसे पहली बात, कोरल रीफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती हैं। कुनकुना पानी चाहिए इनको, गुनगुना पानी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में नहीं रहती है मेरे जैसे। तो आप क्या देख सकते हैं, ये जो कोरल रीफ होती हैं ये आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो समुद्री जल है वहां मिलती है। जैसे अगर आप मैप देखोगे तो आप देख सकते हो इस चित्र में कि कोरल रीफ आपको कहां दिख रही है? जहां पिंक पिंक कलर दिख रहा है ना, वहां कोरल रीफ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कर्क रेखा, ये नीचे हमारी मकर रेखा। तो इस कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में ही अधिकांशतः कोरल रीफ है। थोड़ा सा कर्क रेखा से ऊपर जा रही है, थोड़ी सी मकर रेखा से नीचे जा रही है ना। मतलब लगभग ये जो ट्रॉपिकल एरिया है इसी में हमें कोरल रीफ मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान ज्यादा होता है, तो उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में हमें अलग अलग महाद्वीपों के तटों पर कोरल रीफ मिल रही है। अब यहाँ पे मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है जिन्होंने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है, और मेरा प्रश्न ये है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के कौन से तट पर
ज्यादा कोरल रीफ मिलेंगी और कौन से तट पे ज्यादा कोरल रीफ नहीं मिलेंगी। दिमाग लगाओ, महाद्वीपों के एक तरफ के तट पर तापमान ज्यादा होता है, पानी गर्म होता है, और महाद्वीपों के दूसरे तट पे तापमान कम होता है, पानी ठंडा होता है। तो जहां पानी ठंडा होगा वहां कोरल रीफ नहीं मिलेगी। बताओ मतलब पूर्वी तट, पश्चिमी तट, क्या आंसर होगा? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब सुनो, तो ये जो हमारी प्रवाल भित्तियां हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिल रही हैं। ये जो प्रवाल भित्तियां हैं ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का जहां पर पानी होगा वहां पर मिल रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कोरल रीफ हैं इनमें सबसे ज्यादा हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलती हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अभी अपन बैरियर रीफ पढ़ेंगे कि क्या होती है कोरल रीफ का तीसरा प्रकार, तो इनमें सबसे ज्यादा आपको ये ऑस्ट्रेलिया के पास मिल रही है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबसे ज्यादा कोरल रीफ यहीं पर इकट्ठी है। और ये है क्या? ये है हमारा पैसिफिक ओशन और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन में कोरल रीफ ज्यादा मिलती हैं। फिर विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया में ही मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में ही मिल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया बोले तो, साउथ ईस्ट एशिया बोले तो ये इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, ठीक है। इसके अलावा आपको ये यहाँ पे हिंद महासागर का हिस्सा है, लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, यहां भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब कोरल रीफ के मिलने के लिए एक जो दूसरी विशेषता चाहिए वो क्या है? पहली बात तो हमें गर्म पानी चाहिए था, वो गर्म पानी मिल गया। दूसरी विशेषता ये है कि ये कम गहराई पे मिलते हैं। कम गहराई मतलब कि जैसे समुद्र में उथले जल में मिल जाएंगे, ज्यादा गहराई में क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये ज्यादा गहराई में इसीलिए नहीं मिलेंगे मित्र क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए। और जैसे ही आप पानी में नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। हम समुद्री पारितंत्र को 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्रकाशीय क्षेत्र और अप्रकाशीय क्षेत्र, मतलब कि फोटिक जोन और एफोटिक जोन। तो जहां पे सूर्य की रोशनी पहुंच रही है वहीं पे हमें ये प्रवाल मिलेंगे। इनको क्या चाहिए? इन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए, तभी तो जूसेंथले प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो ये प्रवाल सामान्यतः कम गहराई पे मिलते हैं। दूसरी बात, प्रवाल हमें स्वच्छ पानी में मिलेंगे, साफ पानी में मिलेंगे। जहां पे सेडिमेंट, जहां पे अवसाद ज्यादा होगा वहां पर हमें प्रवाल नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अगर अवसाद ज्यादा होगा तो प्रवालों का जो मुख है उस पे अवसाद जम जाएगा और हमारे जो प्रवाल हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए साफ पानी चाहिए। अब इसी चीज पे हम आपको यूपीएससी के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्न दिखाते हैं। यहां देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये 2018 के आसपास का प्रश्न है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। सही बात है, अभी पढ़ा, ये स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, बिल्कुल सही है मेरे मित्र, किसी तरीके से गलत नहीं है, सही है, करेक्ट। मानसी, निशा, यहां पे मेरा मतलब खारा पानी तो है, समुद्री जल मतलब खारा पानी चाहिए, खारा पानी लेकिन साफ, जिसमें बहुत ज्यादा अवसाद ना हो। अभी तुम ये अगले प्रश्न से और समझ जाओगी। चलो अगला, अब आप देख सकते हो विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। मतलब विश्व में जितनी भी कोरल रीफ्स है उनका 1/3 से ज्यादा इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये वर्ल्ड मैपिंग आती है ना, मुझसे पढ़ी है ना, पता है ना ये क्षेत्र कहाँ है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए जुटे रहते हैं क्योंकि वो जैव विविधता का एक बहुत बड़ा संरक्षक है। वहां पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनसे भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का परपोषण करने वाली, उन्हें आश्रय देने वाली कोरल रीफ है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है एंड आंसर इज 1, 2 एंड 3। समझ में आया? यूपीएससी ने एक आसान सा प्रश्न पूछा था। अभी हमने पिछले कितनी देर की क्लास हुई है?
कब से पढ़ रहे हैं हम? अभी हमने पिछले कुछ मिनटों में जितना भी पढ़ा है, 19 मिनट, हमने पिछले 19 मिनट में जितना भी पढ़ा है उससे आप यूपीएससी का ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। चलिए अब चलते हैं आगे। अब एक और प्रश्न आया है इसी बेस पे, ये 2014 का है। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? आपको यहां पे भारत की प्रवाल भित्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। 2014 का प्रश्न है, इसलिए 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4 दिया है। अगर ये 2024 में या 25 में आने वाला या उसके आगे वाला प्रश्न होता तो कितना पूछते? इनमें से कितने क्षेत्रों में मिलती है? केवल कोई एक, ओनली एनी वन, एनी टू, केवल कोई दो, कोई तीन, सभी, ऐसे, है ना। अब देखो, आप जब देख रहे हो भारत को तो आपको लग रहा है कि भाई कच्छ की खाड़ी में समुद्र है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी समुद्री हिस्सा है, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है। आप बोलोगे लक्षद्वीप और फिर सुंदरबन में क्यों नहीं मिलेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि यार सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पर भी कोरल रीफ मिलनी चाहिए। इसका जवाब में नहीं मिलती। सुंदरबन में कोरल रीफ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? नदियों के अवसाद इकट्ठे होने से डेल्टा बनता है। नदियों का अवसाद इकट्ठा होने से डेल्टा बनता है। अब तुम अच्छे से जानते हो कि डेल्टा में इतना ज्यादा अवसाद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कोरल रीफ को क्या चाहिए? अवसाद रहित पानी चाहिए। बहुत ज्यादा अवसाद वो सहन नहीं कर पाएंगे और डेल्टा तो अवसाद से ही बनता है। इसीलिए भारत में जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर कोरल रीफ नहीं मिलती। अगर हम आपको मैप में समझाएं, ये देखिए कहाँ है सुंदरबन डेल्टा। ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ये बांग्लादेश, ये हमारा पश्चिम बंगाल और यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे कोरल रीफ नहीं मिलती। ठीक, कोरल रीफ कहाँ कहाँ मिलती है? ये देखो कच्छ की खाड़ी, जबकि कच्छ की खाड़ी में बहुत कम मिलती है। उसके बाद ये देखो लक्षद्वीप, अब भी अपन पढ़ने वाले हैं अटॉल। पूरा जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कोरल रीफ से ही बने हैं। उसके बाद देखो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हम किसे कहते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी ये है, ये हमारा भारत है, इसमें तमिलनाडु का हिस्सा ऐसा है, तो इतनी जगह पे जो पानी भरा है उसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, ये हिस्सा जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। तो पाक की खाड़ी बोल रहे, मन्नार की खाड़ी बोल रहे, पाक जल संधि बोल रहे, यहां भी मिलती है। ठीक, और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 4 क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनमें कच्छ की खाड़ी में कम है, यहां पर मिलती है कोरल रीफ्स। सुंदरबन डेल्टा में कोरल रीफ नहीं मिलती क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट है, अवसाद है, कोरल्स के मुंह पे जम जाता है, मर जाते हैं। ठीक, चलिए, हम लोगों ने अभी प्रश्न के माध्यम से भी ये समझ लिया कि कोरल्स कहां कहां मिलते हैं। अब सुनिए जी, अब जहां तक कहानी है कोरल रीफ्स की प्रकारों की, तो कोरल रीफ ना 3 प्रकार के होते हैं। कोरल रीफ 3 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति बोले तो इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ और अटॉल। तो ये तीनों तरीकों में क्या अंतर है? माइनर सा अंतर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आराम से समझने का। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट? करेक्ट मानसी, लक्षद्वीप में बहुत मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं तटीय प्रवाल भित्ति की, व्हाट वी कॉल फ्रिंजिंग रीफ। अब ये फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? तो फ्रिंजिंग रीफ प्रवालों की ऐसी संरचनाएं हैं जो समुद्री तल पे भूमि के निकट किनारों पर मिल रही हैं। मतलब कि हमारे समुद्र का जो तट है, उसी समुद्र के तट पर जो रीफ बन रही है उसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। हमारे ये जो तट हैं, उन्हीं तटों पर जो मिल रही हैं वो क्या है? तटीय प्रवाल भित्ति। अब तट का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम समुद्र के तट पे पांव रख रहे हो और वहीं रीफ मिल गई, थोड़ा सा दूर ये रहती है। ठीक, अब ये जो हमारी रीफ है ये कहां मिलेंगी? भारत में जो मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु वाला हिस्सा, तमिलनाडु के पास, और अंडमान निकोबार, यहां पे आपको तटीय प्रवाल भित्ति ही मिलती है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ ही मिलती है। जस्ट लुक एट दिस, ये किनारा है, यहाँ घर है, दुकान लगी है और ये तट के पास है फ्रिंजिंग रीफ।
अब बात करते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति की, अंग्रेजी में बैरियर रीफ। बैरियर मतलब किसी चीज को कहीं पहुंचने से रोकना, जैसे हमारा आलस, हमारे नेगेटिव बिलीफ, ये सब क्या है, ये हमारी सफलता के रास्ते में बैरियर है। ये हमारी यहाँ पे मानसी पूछ रही है बंगाल की खाड़ी में मिलती है कि नहीं। बेटा ये है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां पर मिल रही है, पर पूरे में नहीं मिल रही। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल रही है। चलो, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तो अवरोधक मतलब जो किसी चीज के लिए अवरोध का काम कर रही है। किस चीज के लिए अवरोध का काम कर रही है? नीलेश कह रहे हैं डीप में मिलती है। नहीं नीलेश कोरल रीफ उथले पानी में मिलती है, गहरे में नहीं। अवरोधक प्रवाल भित्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तट से थोड़ा सा दूर रहती है। जैसे जहां पर भी हमारा ये जमीन है और इसका तट है, तो ये तट से थोड़ा सा दूर रहती है, और तट से थोड़ा सा दूर ये रीफ बनती है। रीफ मतलब जो कोरल कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बना रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो संरचना बन रही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की जो संरचना बन रही है, उसकी वजह से जो पानी है वो तट तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो पानी है वो तट तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये जो रीफ है ये किनारे के बीच सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा लेगून जैसा बना दे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है, तुमने मेरे साथ वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी तो तुम्हें पता है। इसलिए यहाँ पे जो राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम है क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड के पास हमें मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। इवन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें भी इस ग्रेट बैरियर रीफ को शामिल किया गया है। मैं आपको बताऊं तो यूनेस्को की 3 तरीके की लिस्ट होती है। हम जो पढ़ते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो परमानेंट वाली लिस्ट होती है, पर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चली जाती उस लिस्ट में। सबसे पहले एक होती है टेंटेटिव लिस्ट, मतलब कि इसको शायद यूनेस्को की हेरिटेज साइट में रख सकते हैं। फिर एक परमानेंट नहीं बोलना चाहिए, एक होती है वो पक्की वाली लिस्ट कि हाँ ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गए हैं। और तीसरी क्या होती है? तीसरी वाली, कोई भी चीज अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी रहेगी। एक होती है इन डेंजर लिस्ट। यूनेस्को में अगर कोई स्थल वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल कहला रहा है तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद ना कहलाए। तो ऐसे एकदम से नहीं होता कि कल से तुम विश्व विरासत स्थल से बाहर, नहीं। पहले जिस स्थल को विश्व विरासत स्थल से निकालने पे विचार किया जाता है उनको इन डेंजर लिस्ट में डाला जाता है। जैसे पहले टेंटेटिव लिस्ट थी, फिर वो मेन वाली लिस्ट में आए, फिर एक होती है इन डेंजर लिस्ट। तो 2022 में इसने बोला था, यूनेस्को ने बोला था कि इसको इन डेंजर लिस्ट में डालेंगे। किसको? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को। पर फिर डाला नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लीचिंग ज्यादा हो रही है। पर फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज पे थोड़ा सा संरक्षण किया था तो इसको इन डेंजर लिस्ट में नहीं डाला था। तो ये अभी भी हमारी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल रीफ का तीसरा प्रकार है अटोल। अटोल ये क्या होते हैं? अटोल इस तरीके से ऐसे जमते जाते हैं कि ऐसे करके एक आइलैंड जैसा बना लेते हैं, एक द्वीप जैसा बना लेते हैं कि उसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना है उसके ऊपर ऐसे कड़क इतनी संरचना बन जाती है कि एक आइलैंड जैसा बन जाता है। उसे बोलते हैं अटोल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लक्षद्वीप है वो पूरी तरीके से अटोल आइलैंड्स पर ही बना हुआ है। अटोल कहाँ मिलेंगे भारत में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूरी तरीके से अटोल आइलैंड्स का ही बना हुआ है। ठीक है जी। चलिए, एक लड़की कुछ पूछ रही थी, सेडिमेंट कम हो फ्रेश वाटर मतलब। निशा मेरे हिसाब से तुमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स नहीं पढ़ा है मुझसे अनअकैडमी प्लस पे। हम लोग जब जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र पढ़ते हैं ना तो उसमें 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, ताजे जल का, खारे जल का और समुद्री जल का। इसके लिए अब ज्योग्राफी की एक चीज आनी चाहिए तुम्हें, और वो क्या होता है? पीपीटी। समुद्र की लवणता को पीपीटी में नापते हैं, पार्ट्स पर 1000 में। तो ताजा जल मतलब जिसकी लवणता 5 पीपीटी से कम होती है। खारा जल मतलब जिसकी लवणता 5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच में होती है।
और समुद्री जल मतलब जिसकी लवणता 5 पीपीटी से ज्यादा होती है। तो ताजा जल या मीठा जल या फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं जिसकी लवणता 5 पीपीटी से कम हो। अवसाद एक अलग चीज है। अवसाद मतलब वो मलबा, वो सेडिमेंट जो किसी भी तरीके के पानी में पहुंचेगा तो हम बोलेंगे कि इस पानी में अवसाद आ गया है। ठीक है, ताजे जल का, खारे जल का, समुद्री जल का, इनका डिवाइडेशन पीपीटी के अनुसार, खारेपन के अनुसार होता है। आप लोग ये यूपीएससी जैसा एग्जाम फेल कर जाओगे अगर आप ज्योग्राफी को बेसिक से नहीं पढ़ते। जैसे छोटी छोटी चीजें, पीपीटी आपको नहीं मालूम, अगर आपको ये नहीं मालूम कि भाई खारा जल, मीठा जल पीपीटी के अनुसार कैसे बांटते हैं, क्या होता है ताजा जल, तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए बेसिक्स मजबूत करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। हमने 3 प्रकार की कोरल रीफ पढ़ी। कौन कौन सी? हमने पढ़ी तटीय प्रवाल भित्ति, हमने पढ़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति और हमने पढ़ा अटोल। इसके अलावा मित्रों कोरल की ना बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां मिलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, इस तरीके से आर्टिकल्स आते रहते हैं, कोरल्स की अलग अलग प्रजातियां समय समय पर मिलती रहती हैं। जैसे 2022 की खबर है कि जी कोरल्स की कुछ न्यू प्रजातियां मिल गई। फॉर एग्जाम्पल एक होती है फिंगर कोरल। अब फिंगर बोले तो अपनी उंगलियां है ना, वो वाला फिंगर। तो कुछ कोरल्स ऐसी होती हैं जो इस तरीके से डेवलप हो रही है, तो उनको फिंगर कोरल बोल देंगे। हालांकि मेन रूप से ये 3 ही प्रकार है। ये किसके प्रकार है? रीफ के जो भित्ति बन रही है। पर जो कोरल्स है ना वो कई अलग अलग तरीके की मिलती रहती है। कोरल जीव है और ये भित्ति है कि वो किस तरीके की भित्ति बना रहे हैं, है ना। चल अब चलते हैं आगे और अब पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोरल ब्लीचिंग किसको बोलते हैं। अब ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है यार? देखो, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सफेद कर देना, उसका रंग निकाल देना। तो यहां पर भी ब्लीचिंग का मतलब यही है, कोरल्स का रंग निकाल देना। अब क्या होता है ना, जब भी समुद्रों का तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है या घटता है, या फिर समुद्री अम्लीकरण होता है, महासागरीय अम्लीकरण होता है, या फिर कोई भी ऐसा प्रदूषण होता है जिससे ये जो पॉलिप हैं, ये जो कोरल पॉलिप हैं, इनके ऊतकों में जो शैवाल रह रहे हैं, जो एल्गी रह रही हैं, वो शैवाल को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब उन शैवालों को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो शैवाल फिर अलग तरीके से कुछ एसिडिक तत्व छोड़ने लगते हैं कोरल्स पे। मतलब कि प्रदूषण का, समुद्री अम्लीकरण का, असामान्य तापमान का, जैसे तापमान बढ़ गया बहुत ज्यादा, इसका उन शैवालों पे असर पड़ता है। इस स्थिति में कोरल जो हैं वो अपने ऊतकों में बसे हुए शैवालों को निष्कासित कर देते हैं। जो कोरल है वो उन शैवालों को निष्कासित कर देते हैं। अब आपने मूवीज में बहुत सुना होगा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो मेरे जीवन से तो रंग ही चले जाएंगे। ये वाली बात मूवीज में डायलॉग में बोली जाती है, बट कोरल्स इस चीज को इन रियलिटी दिखाते हैं। जब कोरल्स में से, प्रवाल में से शैवाल निकल जाते हैं, तो शैवाल ही जो थे जो उनको खाना बनाकर दे रहे थे, जो उनको पोषण प्रदान कर रहे थे, और उस पोषण की वजह से ये जो कोरल है ये रंगीन दिख रहे थे। अब जबकि ये शैवाल कोरल को छोड़कर चले जाते हैं तो कोरल का रंग सफेद पड़ जाता है, और इसे हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या फिर प्रवाल विरंजन। ठीक, जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वो अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूजेंथली को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है और इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अभी कोरल ब्लीचिंग की घटना खतरनाक है। जब कोरल्स के साथ उनके शैवाल रहते हैं तब इनको बोला जाता है जीवित कोरल, और जब ये जो कोरल है इनके शैवाल इनको छोड़कर चले गए होते हैं ना, तो इन्हीं को बोल दिया जाता है मृत कोरल। अब पूरी तरीके से हम अभी पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे क्या कोशिश की जा रही है कि ये जो कोरल्स है इनको जिंदा रखा जा सके, कोरल ब्लीचिंग को रोका जा सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड है वहां की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और ये बताया कि जैसे जीवित प्रवाल भित्तियां जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही मृत प्रवाल भित्तियां भी हैं। मृत प्रवाल भित्तियां इसलिए कि खंडर घर, तो वो जो खंडर घर है उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो आकर रहते हैं। मृत प्रवाल भित्तियां मतलब जिनकी ब्लीचिंग हो चुकी है, जिनके शैवाल जा चुके हैं। तो यहां पर
उनके रीफ तो बनी रहती है, तो उस रीफ में बहुत सारे समुद्री जीव रह रहे होते हैं, उस रीफ में बहुत सारे समुद्री जीव रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मृत प्रवाल भित्तियां हैं ये भी वेस्ट नहीं होती, ये भी जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। आई बात समझ में? चलो, अब हम ये नहीं चाहते कि ये जो कोरल रीफ है ये किसी भी तरीके से विरंजित हो, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से रंग बिरंगी दिखे। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2020 से इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कोर्स में हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ तो हम 2-3 साल का करंट अफेयर साथ में करते चलते हैं स्टैटिक के साथ। तो मैं आपको हमेशा से बायोरॉक टेक्नोलॉजी पढ़ा रही थी, लेकिन ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है इससे प्रश्न आया था 2022 में। हम कई सालों से पढ़ते जा रहे थे पर प्रश्न कब आया? 2022 में। क्या प्रश्न आया था? इधर देखो, आई हैव एडेड दैट क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ ये रहा। 2022 में प्रश्न आया, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात होती है? क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, पादप अवशिष्टों का उपयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, शैल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण, वन संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी कोरल रीफ को पुनर्जीवित करने के लिए उपयोग की जाती है, और ये चीज 2020-21 में काफी न्यूज में रही थी। 2021 के सारे बैचेस में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई भी थी। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है वो कोरल रीफ के पुनर्जीवन के लिए उपयोग की जाती है। क्या होती है ये देखो। अब बायोरॉक टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना अभी प्रश्न कैसे आते हैं कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है और कैसे उठपटांग ऑप्शन दे रहे हैं, झट से समझ में आ रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है ना, ऐसे लोहे की जालियां बनाई जाती हैं ऐसी, और इनको समुद्र में डाल दिया जाता है। इनमें इस तरीके से बिजली का तार होता है और सौर ऊर्जा की मदद से इनमें बिजली का करंट दौड़ाया जाता है। एनोड कैथोड की मदद से इनमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से कोरल रीफ दोबारा इन पर चिपकने लगती हैं और जीवित होती हैं। बस यही है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में किया गया था, सफलतापूर्वक किया गया था। ठीक है, इससे कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में कोरल रीफ जो है वो पुनर्जीवित हुई थी। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आप एक तरीके से हेडिंग डाल सकते हो कि प्रवाल विरंजन को रोकने के तरीके या फिर कोरल रीफ को संरक्षित करने के तरीके, उनमें सबसे पहला क्या होगा? बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब मित्रों आप देख सकते हो एक और टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलिया ने ना आज से कुछ साल पहले क्रायोजेनिक तरीके का उपयोग किया था। क्रायोजेनिक का मतलब होता है माइनस में टेम्परेचर ले जाकर के किसी चीज को संरक्षित रखना। तो यहाँ पे जो कोरल्स का लार्वा है उसे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रायोमैश। तो ऑस्ट्रेलिया में इस क्रायोमैश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत ने किया, क्रायोमैश टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रवाल्स को बचाने के लिए इन्होंने किया। अब एक और तरीका है जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया अब कर रहा है, इसी साल कर रहा है, इसी साल। क्रायोमैश का उपयोग वो लोग करते हैं जिससे कोरल के लार्वा को अच्छे से रख सके संरक्षित रूप से। बायोरॉक टेक्नोलॉजी में मृत कोरल रीफ को पुनर्जीवित किया जाता है। एक और तरीका है मित्रों, आपने सुना होगा कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोरल में भी हम क्रायोबोर्न बेबी कोरल बना रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है? देखो, जो कोरल्स होते हैं ना वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रायोप्रिजर्व्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर ले जाना, बहुत ज्यादा कम कर देना टेम्परेचर को, और क्रायोप्रिजर्व्ड शुक्राणुओं से कोरल एग्स को निषेचित करवाना कृत्रिम तरीके से। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का हम लोग निर्माण करते हैं
बिल्कुल वैसे ही कृत्रिम तरीके से क्रायो प्रिजर्व शुक्राणु, कोरल्स की शुक्राणु और एग्स को निषेचित कराना और इस तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग करके कोरल बेबी बनाना। मतलब आपने लैब में एक कोरल बना दिया, दैट इज कॉल्ड क्रायोबॉर्न बेबी कोरल। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो अच्छी बात है, मैं आपको एक A4 साइज का नोट्स दूंगी कोरल के बारे में, जिसमें बेसिक तौर पे सब कुछ लिखा हुआ है और ये जो कुछ एडवांस चीजें हैं वो आप अभी इसी क्लास से नोट कर लेना। प्रवाल विरंजन को रोकने के, कोरल्स को पुनर्जीवित करने के मैंने आपको अभी तक 3 तरीके बताए, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, क्रायोमेश टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन इज क्रायोबॉर्न बेबी कोरल, क्रायोबॉर्न बेबी कोरल। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। अब मित्रों कोरल्स के बारे में आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा, कोरल क्या होते हैं, कोरल कितने प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट्रा फलाना ढिमका ढिमका एंड ऑल। अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया तो एक चीज और देखो, ये जो कोरल्स का प्रजनन होता है ना प्राकृतिक रूप से, वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो कृत्रिम रूप से करवा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जो कोरल्स का प्रजनन होता है ना, इस प्रक्रिया अपूर्वा 23 टेलीग्राम में मिलेगी, अपूर्वा 23 टेलीग्राम में मिलेगी पीडीएफ। बड़ा नोटिफिकेशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 1 बजे से प्लस क्लास है ना, 1 बजे से अनअकैडमी प्लस पे अपने को पढ़ना है। क्या टॉपिक है आज? प्रवाहित जल के माध्यम से बनने वाली निक्षेपित भू आकृतियां, उसी से स्टार्ट करना है आज। प्रवाल स्पॉनिंग, तो कोरल जब प्राकृतिक रूप से एक साथ प्रजनन करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रवाल स्पॉनिंग कहते हैं। क्या है प्रवाल स्पॉनिंग? ये एक वार्षिक घटना है जहां प्रवाल एक साथ प्रजनन करते हैं। अब प्रवाल स्पॉनिंग का कोई फिक्स समय होता है क्या? प्रवाल स्पॉनिंग का कोई फिक्स समय नहीं होता और अलग अलग समुद्रों में अलग अलग समय पे प्रवाल स्पॉनिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो कोरल्स हैं वो कोरल पॉलिप लाखों छोटे अंडों को और शुक्राणुओं को पानी में छोड़ते हैं। प्रत्येक समूह निषेचन के लिए उसी प्रजाति के एक और समूह से मिलता है और फिर नए कोरल का जन्म होता है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो यहाँ पे अक्टूबर में प्रवाल स्पॉनिंग होती है। अलग अलग समुद्रों में अलग अलग समय पे प्रवाल स्पॉनिंग होती है, बट प्रवाल स्पॉनिंग सिर्फ और सिर्फ रात में होती है। व्हाट इज प्रवाल स्पॉनिंग? बहुत सारे कोरल्स का एक साथ प्रजनन, दैट इज प्रवाल स्पॉनिंग। चलो जी, अब आप में से कई लोगों ने एक डिसीज सुनी होगी, पीला रतुआ। पीला रतुआ बीमारी किसको होती है? गेहूं की फसल को। पीला रतुआ जिसे येलो रस्ट भी कहते हैं, येलो रस्ट, उसमें गेहूं के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, क्लोरोफिल नहीं रहता तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वो पौधा जो है, फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो पीला रतुआ या येलो रस्ट गेहूं के पौधे में होता है। ये आप क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैंने हमेशा जब भी टेस्ट लिया है बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। येलो रस्ट पीला रतुआ गेहूं में होने वाली बीमारी है, जबकि येलो बैंड डिसीज कोरल्स में होने वाली बीमारी है। येलो बैंड डिसीज कोरल्स में होने वाली बीमारी है। ये प्रवाल को नष्ट कर देते हैं, इसमें प्रवाल का जो रंग है वो पीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोरल ब्लीचिंग होती है तो हम दोबारा से कोरल्स को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोरल्स को येलो बैंड डिसीज हो जाती है फिर तो कोरल गए काम से, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आ गया समझ में? इतनी चीजें आ गई समझ में? क्या आपको आज कोरल्स के बारे में समझ में आया कि कोरल एक तरीके के जीव हैं जो जूज़ैंथेले शैवाल के साथ रहते हैं। जूज़ैंथेले शैवाल के साथ वो सहजीवी संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि जूज़ैंथेले शैवाल इनको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पोषण प्रदान करता है, जिससे इनमें रंग आता है। हालांकि अगर ये जो शैवाल है ये इन कोरल्स को छोड़ देता है तो इनका रंग चला जाता है, जिसको हम लोग प्रवाल विरंजन या फिर कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। सॉफ्ट कोरल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन नहीं करते और रीफ नहीं बनाते। जो हार्ड कोरल होते हैं वो जीव कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं और रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ 3 तरीके से बनती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी कि बैरियर रीफ, एंड थर्ड वन इज अटॉल। कोरल्स जो हैं वो उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलते हैं क्योंकि इनको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का पानी चाहिए। ये उथले पानी में मिलते हैं। अपने जो कोरल्स हैं इनके बारे में अगर हम बात करें सो
प्रवाल विरंजन को रोकने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी, क्रायोमैश टेक्नोलॉजी और क्रायो बेबी कोरल जैसे अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कोरल्स हमें कहां कहां मिलते हैं? नक्शा अपने दिमाग के सामने ले आओ। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुंदरबन में नहीं मिलते क्योंकि इनको अवसाद रहित पानी चाहिए होता है। मतलब ये लवड़ीय पानी में तो मिलते हैं पर अवसाद रहित, ज्यादा अवसाद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक होते हैं ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल क्या होता है? ब्लैक कोरल बहुत अलग टाइप के कोरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ना तुम्हें यहाँ पे एक प्रश्न दिखाती हूँ जिससे तुम ब्लैक कोरल के बारे में कुछ सीखोगे। आज से 3 साल पहले एक और तरीके के कोरल न्यूज में आए थे जिनको बोलते हैं ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल वो कोरल होते हैं जो जूज़ैंथले नामक शैवाल के साथ नहीं रहते, कल्ले रहते हैं, कल्ले, अकेले। अब ये अकेले रहेंगे तो कोरल्स को तो खाना बनाना नहीं आता, तो पोषण कैसे मिलेगा? वो जो कोरल्स थे उनको पोषण प्रदान कर रहा था जूज़ैंथले शैवाल। ये वाले कोरल्स शैवाल को नहीं रखते, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे समुद्रों में वो मिलते हैं ना जू प्लैंक्टन, पादप प्लवक, उनको खा जाते हैं। इसलिए जो ब्लैक कोरल होते हैं वो कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं और इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अपने विकास के लिए, इसलिए ये गहरे पानी में मिलते हैं। कौन? ये सारे उल्टे उल्टे, हमने जो कोरल्स के बारे में पढ़ा है उनसे उल्टी उल्टी वाली चीजें जो कर रहे हैं वो है ब्लैक कोरल। मतलब सारे कोरल उथले पानी में मिलेंगे या गहरे में मिलेंगे? सारे कोरल्स को प्रकाश की आवश्यकता इसलिए उथले में मिल रहे थे, गहरे में मिलेंगे, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो जूज़ैंथले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रह रहे थे, या अकेले रहते हैं, मांसाहारी होते हैं, जूप्लैंक्टन को खुद ही खा जाते हैं, नहीं चाहिए शैवाल, और ये शैवालों के साथ सहजीवी संबंध नहीं बना रहे। ये तीनों कथन सत्य हैं, ये तीनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर है डी। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न नहीं है पर आने वाले समय में जरूर पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको कोरल्स का बेसिक सिखा दिया विथ द करंट अफेयर्स। अब अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से ज्योग्राफी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो 22 तारीख से, मतलब मंडे से, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 2 दिन बाद से वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स अनअकैडमी प्लस में ताजा ताजा नया नया शुरू हो रहा है रात को 9 बजे। अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो फिर इंतजार मत करो, क्योंकि अभी सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में खरीद लो, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट लेने के लिए अपूर्वा 23 कोड का उपयोग कर देना। प्लस सब्सक्रिप्शन में मेंटर नहीं होते, आइकॉनिक में मेंटर होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में किताबें नहीं मिलती, यहाँ पे किताबें मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग भी आइकॉनिक में ज्यादा मिलती है। अब हम आपको बता दें कि अनअकैडमी पे ना जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप खरीद सकते हो। टेस्ट सीरीज की कीमत है 1 रुपया। कान मत खुजाओ, सही बोल रही हूँ, 1 रुपया। तो सब्सक्रिप्शन 23,000 में ले लो, टेस्ट सीरीज 1 रुपए में ले लो और डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 लगाना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी अपूर्वा 23 है, मेरा डिस्काउंट कोड भी अपूर्वा 23 है। इफ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी कोरल रीफ पढ़ा दो थोड़ा वीडियो भेज के। थैंक यू सो मच। 1 बजे प्लस क्लास है, मिलते हैं।